डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हम पढ़ रहे थे भारत में चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसके तहत हमने पढ़ा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसमें जनता स्वयं कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यानी शासन प्रबंध करने का जो काम होता है वो चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है। क्लियर? आज हम पढ़ेंगे कि चुनाव जो प्रक्रिया है वो भारत में कैसी अपनाई गई है ना, भारत की चुनाव प्रक्रिया। तो देखो, भारत की जो चुनाव व्यवस्था है या भारत में जो चुनाव व्यवस्था है ये कैसी अपनाई गई है। विश्व के अन्य देशों से यदि तुलना करें तो भारत में दोनों ही प्रकार की चुनाव व्यवस्था अपनाई गई है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की चुनाव व्यवस्था अपनाई है। नंबर एक देखो, सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली, एक तो ये है ना, और दूसरी है समानुपातिक या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मतदान पद्धति। ठीक है? भारत में कितने प्रकार की चुनाव व्यवस्था अपनाई गई है? दो प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। पहली है सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली और दूसरी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति, है ना। एकल के साथ इसमें एक नाम हो रहा है संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। अब देखो, सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली के लिए किस किस का चुनाव होता है इस पद्धति से? लोकसभा, है ना, इससे किसका चुनाव होता है? पहला लोकसभा एक, दूसरा विधानसभा, विधानसभा, ठीक है। इसके बाद में स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, और स्थानीय निकायों में तीनों अंग, है ना, शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय दोनों। शहरी निकायों में शहरी निकायों में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है, ये तीनों। और ग्रामीण स्वायत्त शासित संस्थाओं की बात करें तो ग्रामीण स्वायत्त शासनों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। पंचायत समिति का जो प्रधान और उप प्रधान होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है, क्योंकि उनको वोट डालने का काम करते हैं पंचायत समिति सदस्य, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रीति से सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली के आधार पर होता है। उसी प्रकार जिला प्रमुख का भी ऐसे ही होता है ना। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख है वो उनके जो जिला परिषद सदस्य चुनकर जाते हैं उनसे होता है। क्लियर? तो लोकसभा सदस्यों का चुनाव, विधानसभा सदस्यों का चुनाव, स्थानीय निकाय जो है, स्थानीय निकाय में दोनों स्वरूप, दोनों कौन कौन से? दोनों स्वरूप कौन कौन से? शहरी निकाय और ग्रामीण स्वायत्त शासित संस्थाएं, ठीक है। ये तो है किस विधि से इनके चुनाव होते हैं भाई? किस विधि से होते हैं? सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली के आधार पर होते हैं, ठीक है। दूसरी पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। इस पद्धति से देखो किस किस के चुनाव होते हैं भारत में। भारत का राष्ट्रपति, है ना, इसके बाद में उपराष्ट्रपति। भारत का कौन? राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। इसके अलावा राज्यसभा, इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव भी इसके द्वारा ही होता है। और इसके अतिरिक्त एक और है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद है ना, किसी राज्य में यदि विधान परिषद है तो उनका चुनाव भी इसी पद्धति से होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि भारत की जो चुनाव पद्धति है, जो चुनाव प्रक्रिया है, सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली, जिसका नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, ये होती क्या है ना। सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली की जो प्रक्रिया है इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है? तो देखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से तात्पर्य क्या है? देखो, इसमें यदि बात करें हम
तो बात करते हैं लोकसभा सदस्यों को चुनाव की। किसकी बात करते हैं भाई? लोकसभा सदस्यों के चुनाव की। तो लोकसभा सदस्य के चुनाव की बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543 प्लस 2, है ना, यही है। लोकसभा कितनी सीटें हैं? 543 का तो चुनाव होता है। 2 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय के हों, जो जिनके माता या पिता दोनों में से एक अंग्रेज हो, उसे हम एंग्लो इंडियन समुदाय कहते हैं। तो ये जो 543 सदस्य हैं, इसको क्या करते हैं? पूरे भारत को कितने क्षेत्रों में बांट सकते हैं भाई? पूरे भारतवर्ष को 543 लोकसभा सदस्यों में बांटा जाता है ना। कितने भागों में बांटा जाता है? 543। और ये जो सीमांकन होते हैं, ये काल्पनिक सीमा रेखा होती है। वैसे कोई सीमा रेखा नहीं बांटती है इसकी, है ना। इसकी क्या होती है? काल्पनिक सीमा रेखा होती है। काल्पनिक सीमा रेखा से तात्पर्य यह है भाई कि एक निर्धारित कर दिया कि एक क्षेत्र के लोग हैं, इस सीट पर वोट डालेंगे। अब प्रत्येक सीट पर कितने भी सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं? 1 लड़ो, 2 लड़ो, 5 लड़ो, 10 लड़ो, 20 लड़ो, पूरे कितने भी लड़ सकते हैं। प्रत्येक सीट पर कितने भी सदस्यों को चुनाव लड़ने का अधिकार है ना। एक सीट पर कितने भी सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं, जब एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे, मान लो एक सीट पर 5 लड़ रहे, 10 लड़ रहे, 2 लड़ रहे, उसे कोई लेना देना नहीं है ना। एक सीट पर जितने सदस्य चुनाव लड़ेंगे, एक व्यक्ति, एक प्रश्न आता है भाई, एक व्यक्ति अधिकतम कितने स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? लोकसभा सदस्य की एक सीट पर, यानी एक व्यक्ति कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है? तो एक व्यक्ति कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है? 2। एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, और दोनों जगह से यदि वो जीत जाए तो उसे 1 महीने के अंदर अंदर एक सीट को छोड़ना पड़ेगा और नए सिरे से चुनाव करवाने पड़ेंगे, है ना। और दूसरी जगह पर वो रह सकता है। यदि वो नहीं होता है तो उसके तहत क्या होता है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो किसी भी पद को, मतलब किसी भी सीट को, एक को वो खारिज कर सकता है। यदि 1 महीने में वो रिपोर्ट नहीं बताए तो अन्यथा वो 1 महीने में बता देता है कि मुझे इस सीट पर तो काम करना और ये सीट मुझे छोड़नी है, इसको नए सिरे से चुनाव करवाने। तो 543 जो सदस्य हैं, इनको 543 भागों में बांट दिया, और उसके तहत जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, है ना। सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली का मतलब ये हुआ कि यदि 543 में से जिस सीट पर जिस व्यक्ति को जितने ज़्यादा वोट मिले हैं वह व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, बाकी चुनाव हार जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस पद्धति में 543 में सब चुनकर चले गए और लोकसभा का निर्माण हो गया। इस पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में यह होता है कि भाई, जो पहले की बात करें हम, कांग्रेस, है ना, कांग्रेस का प्रथम आम चुनाव, कौन सा? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, और सामान्यतः इसे फरवरी 1952 का या 1952 का आम चुनाव ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो सीटें थी, इस ज़्यादातर सीटों पर चुनाव कब हुए थे भाई? 1952 में हुए थे। 51 में स्टार्ट हुए पूरे भारतवर्ष में, कई चरणों में चुनाव हुए, और अंतिम चरण जो था वो कब था? फरवरी 1952। और पहली लोकसभा का निर्माण हुआ, पहली लोकसभा का निर्माण हुआ। इस लोकसभा के चुनाव की यदि बात करें हम, है ना, लोकसभा में जो चुनाव हुए थे, इस चुनाव की यदि बात करें तो अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी, है ना। अधिकांश सीटें किसको मिली थी भाई? कांग्रेस पार्टी को मिली थी। लेकिन यदि मतों की बात करें, कुल वेद मतों का इसे 30 से 35% ही मिला था, है ना। कुल वेद मत जो थे, कुछ जो मत पड़े थे, उनका कितना प्रतिशत वोट इनको मिले थे? 30 से 35 या 40% वोट इनको मिले थे। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये पूरी जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, है ना, नहीं करते ना। यानी इस पद्धति में क्या होता है? जनता का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। ये पद्धति जनता के प्रतिनिधित्व की बात को नहीं मानती है। यानी कांग्रेस पार्टी जो है, इस कांग्रेस पार्टी को कम वोट मिले थे, और कम वोटों के बाद में भी इसकी जीत हो गई थी। कारण क्या था कि भारत में कौन सी पद्धति अपनाई गई है? सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली, जिसमें 50% से कोई मतलब नहीं है। कम सीटें मिले तो भी कोई प्रतिनिधित्व मतलब नहीं है। जैसे मान लो किसी जगह 1 लाख वोट हैं, है ना,
किसी जगह कितने वोट हैं भाई, 1 लाख वोट हैं। और इन 1 लाख वोटों में से चुनाव लड़ रहे हैं 10 आदमी। कितने आदमी चुनाव लड़ रहे हैं, 10 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। और एक आदमी को तो मिल गए 11,000 वोट। कितने वोट, 11,000 वोट। और शेष जो 9 आदमी हैं उनको 89,000 में से आपस में उन्होंने बांट लिए। ठीक है, बराबर बराबर मिल गए मान लो, और एक को 11,000 मिल गए, तो जीत किसकी हुई, 11,000। अब ये 11,000 जो वोट है ना, ये दशांश मात्र है। क्या ये, यानी पूरे का 10% हुई है ये, तो 11% मान लो। कुल वोटों का कितना प्रतिशत हुआ, ये 11%। इसलिए भारत की जो आलोचना करने वाले हैं, निर्वाचन पद्धति की आलोचना करने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो निर्वाचन पद्धति है सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ना। क्योंकि यदि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करे तो इसको कितने प्रतिशत चाहिए, सर्वाधिक वोट। ये जो दूसरी पद्धति है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, यानी ये कहें अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, इसमें इसे 51,000 वोट मिलने चाहिए। 50,000 प्लस 1 वोट मिलना चाहिए ना, 50,000 प्लस 1, यानी 50,001 वोट मिलेगा तब इसकी जीत होगी। जबकि इसमें कितने वोटों से जीत हो गई इसकी, 11,000 में जीत हो गई ना। तो जितने सदस्य चुनाव लड़ने वाले होते हैं उनमें से जिस भी व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलेगा उस व्यक्ति की जीत हो जाएगी, है ना। अब देखो हम बात करते हैं 1984 के, 1984 की चुनाव और प्राप्त सीटों का एक सारणी बनी हुई है आपके सामने, है ना। 1984 में जो चुनाव हुए थे ना, 80 में चुनाव हुए थे, 80 के बाद में 84 में नए सिरे से चुनाव हुए थे। इससे पहले बात करें हम 76 में चुनाव हुए, 77 में कांग्रेस पार्टी की जगह जनता दल की सरकार बनी थी, जो 2 साल तक चल पाई मात्र, है ना। 2 साल के बाद में क्या हुआ था, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह नेतृत्व के बाद में इंदिरा गांधी द्वारा 1980 में नई सिरे से सरकार बना ली। 31 अक्टूबर 1984 को सिखों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और राजीव गांधी के नेतृत्व में नए सिरे से 1984 में चुनाव हुए। इस चुनाव का हम यदि बात करें, है ना, किसी भी चुनाव को उठा लो आप, चाहे 1952 के चुनाव की करो, 52 के बाद में 1956 के चुनाव की करो, 1961 के चुनाव की करो, है ना, 1961 के बाद में 1965 के चुनाव की, 66 के चुनाव में हुए थे तो 66 के चुनाव, यानी किसी भी चुनाव की यदि बात करें हम, तो जितने वोट मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्रतिशत सीटें प्राप्त होती हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें हम कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को उस दौरान जो 1984 का जो चुनाव था, राजीव गांधी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था, उस दौरान मात्र कितने प्रतिशत वोट मिले थे, कुल वोटों का 48%, और 543 में से लगभग 80% से भी ज़्यादा सीटें प्राप्त हो गई थी, है ना। 445 सीटें, कितने में से, 543 में से 415 सीटें प्राप्त हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि वोटों का जो प्रतिशत है उससे कोई लेना देना नहीं है इसमें, है ना। सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली में वोट प्रतिशत से कुछ नहीं लेना देना है। प्रतिशत का मतलब है प्रतिशत की जगह क्या होना चाहिए, वोट मतलब जिस जगह वो चुनाव लड़ रहा है वहाँ उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने चाहिए, बाकी से कोई नहीं है। उसी प्रकार देखो भाजपा, अब भाजपा को वोट 7% मिले, अब आप देखोगे 7% से कम भी मिले हुए हैं ना, जैसे 6% है इसको 10 सीटें मिली हुई है, 4% है इसको 22 सीटें मिली, 5% को 22 सीटें मिली हुई है, 5.7 को 30 मिली हुई है, जबकि 7% कुल वोटों का कितना प्रतिशत मिला हुआ है इसको, भाजपा को 7%। लेकिन सीटें कितनी जीत पाया था, ये 2 सीटें जीत पाया था। भाजपा का हुआ यूँ था कि संपूर्ण भारत में तो वोट बढ़ते बढ़ते चले गए, है ना। संपूर्ण भारत में कई जगह कितने वोट मिले, कई जगह कितने मिले, ऐसे इनका प्रतिशत तो बढ़ता चला गया, लेकिन जिस सीट पर ये चुनाव लड़ रहे थे ना, वहाँ ये अपनी जीत दर्ज नहीं करवा सके, इसलिए 7.4% वेद मत। अब इनकी तुलना में इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हुए हैं ना, इसको मात्र 1% पर वोट मिले हुए हैं असम गण परिषद, है ना। आसू आंदोलन चलाया गया था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, इसके बाद में जो असम गण परिषद बनी थी, इस असम गण परिषद को कुल वोटों का कितना प्रतिशत मिला था, मात्र 1% मिला था, लेकिन फिर भी सीटें कितनी मिल गई इनको, 7। उसी प्रकार ये अकाली दल जो पंजाब वाला, इसको भी कितनी सीटें मिल गई, 7, जबकि इनकी तुलना में इनको कितना प्रतिशत ज़्यादा है,
ज़्यादा है ना प्रतिशत के मान लें, लेकिन फिर भी इसको सीटें कितनी मिली, 2। इसके बाद में यदि 6.7 की बात करें लोकदल की, है ना, जनता पार्टी की बात करें तो जनता पार्टी को 10 सीटें प्राप्त हो गई। इसके बाद लोकदल को 2 हुई, माकपा को 22 सीटें प्राप्त हो गई, जबकि सीट वोट कितने मिले थे, मात्र 5.7% वोट मिले थे। इसकी तुलना में इसको तो ज़्यादा वोट थे, लेकिन फिर भी इनकी जीत दर्ज नहीं हुई। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 1984 के यदि वोट की सारणी बनाएं तो सारणी के आधार पर हम ये कह सकते हैं, क्या होता है, सारणी के आधार पर हम इस बात का आंकलन करते हैं कि चुनाव जो है, इस चुनाव में सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली में दूसरी जगह यदि वोट पड़ते हैं तो उनका कोई औचित्य नहीं है, वो वोट हैं वो समाप्त हो जाते हैं, है ना। और औचित्य किसका है, जिस सीट पर वो चुनाव लड़ रहा है उस पर उसे कितने वोट मिले हैं, अन्य उसे 1 वोट ज़्यादा मिलना चाहिए, बस जीत दर्ज हो गई। अन्य जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं ना, 5 लड़ो, 2 लड़ो, 1 लड़ो, उनसे 1 वोट ज़्यादा मिलना चाहिए, जीत हो गई। ये है सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली, है ना। मतलब कुल प्रतिशत कम होने के बावजूद भी सीटें ज़्यादा निकाल सकते हैं, इसे हम कहते हैं सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली। क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति क्या होती है ना। इसमें क्या होता है भाई, पसंद के अनुसार वोट डाले जाते हैं और जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे उतनी सीटें प्राप्त करने का अधिकार होगा, है ना। जैसे बात करें हम अभी जो 1984 का जो आपने सारणी बनाई, इस सारणी में सबसे ज़्यादा सीटें 48%, है ना, तो उसको 48% सीटें ही प्राप्त होंगी, है ना, यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति को अपनाया जाए, है ना। सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली के आधार पर यदि हम इसके अलावा इसको समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह कौन सी पद्धति अपनाई जाए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति को अपनाया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम पढ़ रहे थे ना 1984 का चुनाव 48% सीटें, तो कुल का इसको 48% ही मिलेगा, है ना। 48% में 543 हो गए और भाग 100 ऐसे होगा ना, इसको हटा देंगे तो क्या होगा, इनको जो सीटें प्राप्त होंगी, है ना, इनको सीटें कितनी प्राप्त होंगी, इसको देखो 5 से गुणा करो, 48 को 5 से गुणा कर लो आप, 48 गुणा 5, 8 पंजो 40 की 0 हासिल 4 और 520 और 4 24, इसको कितनी सीटें मिलेंगी भाई, 240 सीटें। यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति की बात करें तो जितने प्रतिशत वोट मिलेंगे ना उतने प्रतिशत इसको सीटें मिलेंगी। उसी प्रकार देखो आपने पढ़ा भाजपा की, भाजपा को कितने प्रतिशत वोट मिले थे, 7, कितने प्रतिशत मिले थे, 7% वोट मिले थे, और गुणा 543 बट्टे 100, तो इससे यहाँ लगाए 7 पंजो 35, इसको कितनी सीटें मिलेंगी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर कितनी सीटें प्राप्त हो जाएंगी, 35, जबकि मिली कितनी थी, 2, कितनी मिली थी, 2, तो दोनों में अंतर है ना। यानी इसमें क्या होता है, जितने वोट डाले जाएंगे उनमें से एक भी वोट खराब नहीं होगा। यह है सर्वाधिक, ये है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि संपूर्ण देश को एक ही चुनाव क्षेत्र माना जाता है ना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति में और आनुपातिक प्रतिनिधित्व में अंतर पढ़ेंगे हम। इससे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाधिक ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय पद्धति है इसमें चुनाव कैसे होते हैं। तो देखो इसमें चुनाव करने की यदि बात करें हम ना, तो इसमें चुनाव कैसे होते हैं भाई, संपूर्ण जो देश है ना, संपूर्ण देश को कितना चुनाव क्षेत्र माना जाता है, एक चुनाव क्षेत्र माना जाता है। एक व्यक्ति को यहां भी कितने वोट देने का अधिकार है, 1 वोट देने का अधिकार है ना। एक व्यक्ति को कितने वोट देने का अधिकार है, सानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति में भी एक व्यक्ति को 1 वोट देने का ही अधिकार होता है। क्लियर। अब 1 वोट वो डालेगा, अब 1 वोट डालते डालते जितने प्रतिशत में वोट डालेगा उतने प्रतिशत उनको सीटें मिल जाएंगी। जैसे मान लो हम बात करें भारत में यदि इस पद्धति को अपनाएं तो जैसे 1900 कांग्रेस में इसको 48% सीटें, ठीक है, और इसके बाद में आपकी जो थी भाजपा, इसको कितने प्रतिशत, 7.5% वोट मिले थे। इसके मान लो किसी और पार्टी को 2.5% मिले, किसी को 10.2%, ऐसे करते करते टोटल प्रतिशत कितने हो गए, 100, है ना। अब
पूरा भारत के लोग हैं वो पार्टियों को वोट डालेंगे। इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति होती है ना, इस पद्धति में क्या होता है भाई, किसको वोट डालेंगे, पार्टियों को वोट डालेंगे, है ना। जैसे कांग्रेस को वोट डाल दिए तो 48% मिल गए, 50% मिल गए, किसी को 60% मिल गए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण भारत का वो प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं करता है, यानी उस पार्टी को पूरे भारत के लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उस आधार पर उसे सीटें प्राप्त होंगी, है ना। जैसे मान लो बात करते हैं हम इस कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, मात्र 240 सीटें मिलेंगी, जबकि इन्होंने ये जो सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली के आधार पर कितनी सीटें प्राप्त कर रखी थी, 415 सीटें प्राप्त कर रखी थी। ये है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। अब देखो भारत में जो पद्धति अपनाई गई है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की, उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति। क्लियर। इस पद्धति में किस किस का चुनाव होता है, इस पद्धति में आपने अभी पढ़ा राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। तो सबसे पहले एक बार हम पढ़ते हैं थोड़ा सा राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। किसकी पढ़ते हैं भाई, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक, है ना, 52 से 62 तक क्या प्रावधान है भाई, चुनाव पद्धति यानी राष्ट्रपति पद की व्यवस्था। 1952 में, खाली 52 में क्या किया गया है, राष्ट्रपति यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 1953 में लिखा हुआ है संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वह उसका चुनाव मतलब उनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाएगा, है ना। यानी या तो वो स्वयं करेगा, स्वयं नहीं करेगा तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कराएगा। ये हो गया 53 अनुच्छेद। ये जो 54 है और 55 है, इसमें है चुनाव पद्धति। इसमें क्या है, चुनाव पद्धति। अब देखो चुनाव पद्धति, वैसे पूरी चुनाव पद्धति अगले पार्ट में पढ़ेंगे कार्यपालिका में। चुनाव पद्धति में क्या होता है कि निर्वाचक मंडल बनता है। क्या बनता है भाई, निर्वाचक मंडल बनता है। क्लियर। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी केंद्र शासित प्रदेश 2 ही भाग लेते हैं। ये जो निर्वाचक मंडल है ये वोट डालता है और वोट की वैल्यू निकाली जाती है ना, मतगणना में वोट की वैल्यू निकाली जाती है। इस प्रकार समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को भारत में अपनाया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एक बार प्रश्न आता है कई बार कि सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो पद्धति है, इन दोनों में क्या अंतर है। देखो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति और सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली, दोनों में क्या क्या अंतर है ना। सबसे पहला अंतर है, आपने पहले पढ़ चुके हो, सर्वाधिक वोट पाने वाले व्यक्ति की जीत, है ना। जितने आदमी चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलेंगे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, उसकी जीत हो जाएगी, है ना। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, जितने प्रतिशत वोट प्राप्त होंगे उतनी सीटें मिलेंगी, यानी एक व्यक्ति की जीत नहीं, पार्टी की जीत होगी। इसमें एक व्यक्ति की जीत होगी, ठीक है। दूसरा है, पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांटा जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। भारत की यदि बात करें तो टोटल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है पूरे भारत को भाई, 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, यानी एक एक जिले के आधार पर चुनाव होता है लगभग। और यदि राजस्थान की विधानसभा की बात करें हम ना, तो राजस्थान की विधानसभा के कितने भागों में बांटा जाता है, पंचायत में, मतलब जो आपके ये होती हैं पंचायत समितियां, तो पंचायत समितियों का एक लगभग पंचायत समिति में इसको बांटा जाता है। तो 200 भागों में विभाजित किया जाता है राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का चुनाव। 200 में से कितना भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, प्रत्येक सीट पर जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी जीत होगी। यानी क्या कर किया जाता है भाई, संपूर्ण देश को जितने क्षेत्रों में चुनाव लड़ना है, 500 में लड़ना 500 में बांट दो। पहले आम चुनाव में हुआ था जैसे 500 सीटों पर लड़ना 500 में बांट दो, 520 पर लड़ना 520 पर, 545 पर लड़ना 545 बांट दो और वोट डाल दो। जो जितने सदस्य को वोट आएंगे वो जीत हो जाएगी। सरल सा काम है। जबकि इसमें क्या होता है भाई, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, यानी संपूर्ण देश को एक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में ही बांटा जाता है। संपूर्ण देश कितने निर्वाचन क्षेत्र है, एक निर्वाचन क्षेत्र है और सबको वोट डालने का अधिकार है,
ठीक है। अब जिसको जितनी सीटें प्राप्त होंगी, जितने प्रतिशत वोट प्राप्त होंगे, उसके आधार पर उनको सीट पर, पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जाता है, जबकि भारत में इसको विभाजित किया गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र में केवल कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जबकि इसमें क्या होता है, हर निर्वाचन क्षेत्र में कई प्रतिनिधि चुन सकते हैं। वोट ज्यादा आएंगे, है ना, जितने प्रतिशत वोट आएंगे उतने प्रतिशत मतदाता यानी उतने प्रतिशत प्रतिनिधि चुने जाएंगे, है ना। मतदान प्रत्याशी को वोट डालते हैं, सीधे सीधे मतदान हम क्या करते हैं, प्रत्याशी को वोट डालते हैं। जैसे बात करें सांसदों की, तो सांसद जो है जिसको भी हम पसंद करते हैं, है ना, जिस भी व्यक्ति को हम पसंद करते हैं उसी व्यक्ति को हम क्या डालेंगे भाई, वोट डालेंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं मतदाता। इसमें क्या होता है, मतदाता किसी पार्टी को वोट डालता है। जैसे मान लो यदि ये पद्धति अपनाए तो बीजेपी को वोट डालेगा, कांग्रेस को वोट डालेगा, इसके अलावा आपके भाकपा है, माकपा है, या आपकी बहुजन समाज पार्टी है, किसी को भी वोट डाल देगा वो। क्लियर। इसके बाद में इसमें जितनी सीटें प्राप्त होंगी, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में विधायक में सीटों को कम या ज्यादा अनुपात मिल सकता है। जैसे आपने 1984 का जो चुनाव पद्धति पढ़ी, यानी 1984 में प्राप्त सीटों का, तो आपकी जो असम गण परिषद थी उसको तो मात्र कितने प्रतिशत वोट मिले थे, 1, जबकि सीटें कितनी मिली थी, 7 सीटें। इनको यानी सीटें ज्यादा मिल सकती है, कम मिल सकती हैं। भाजपा को 7.5% वोट मिले हुए थे, लेकिन कितनी सीटें मिली थी, 2। लेकिन यदि इस पद्धति से अपनाया जाए तो जितने प्रतिशत किसी पार्टी को वोट मिलते हैं उतने ही सीटें मिलने का अधिकार है। विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं होता कि वोटों के बहुमत यानी 50% ज्यादा वोट मिले, क्योंकि जितने ज्यादा चुनाव लड़ने वाले होंगे उतना ही कंपटीशन कम हो जाएगा और उस दौरान जितने कम मिलेंगे उससे भी उनकी जीत हो जाएगी। जबकि विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत मिलना आवश्यक है ना। जितनी सीटें, जितने वोट मिलेंगे उतनी ही सीटें उस पार्टी को मिलेंगी, यानी वही व्यक्ति की जीत होगी। और अगला है इसके उदाहरण, इंग्लैंड में इस व्यवस्था को अपनाया गया और भारत में सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली को अपनाया गया है। और यहाँ यदि बात करें उदाहरण, तो इजराइल और नीदरलैंड में कौन सी पद्धति अपनाई गई है भाई, सर्वाधिक ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति अपनाई गई है, जिसमें पार्टी के नाम पर वोट डाले जाते हैं और 50% से अधिक प्रतिनिधित्व की बात करता है। ये था चुनाव पद्धति, यानी 2 चुनाव पद्धतियां थी भारत में या विश्व में 2 चुनाव पद्धतियां हैं। एक सर्वाधिक वोट की जीत प्रणाली और दूसरी है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। क्लियर। अब हम बाकी चर्चा कल करेंगे।